जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल जेके एग्जाम्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीपीएसपी का लेक्चर नंबर 14। तो जो हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जो हम जीके इन स्पेशल रेफरेंस टू JNK पढ़ रहे हैं, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का हमारा मिशन है। तो हम उसके लिए जो आज ये जो लेसन है वो है लेसन नंबर 14। मतलब पूरी तरीके से हमारा लेक्चर 14 रहेगा। और हम पढ़ने जा रहे हैं DSPS का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें से शुरू करते हैं, तो बाद में जाके हम इसके टाइप्स और सारे आर्टिकल्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिजेंबल विथ। ये किस चीज़ से रिजेंबल करते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक एक्ट था, कब था? 1935 में। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब इसमें पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि किस तरीके से स्टेट को रन करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर। तो पूरी तरीके से जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो इस चीज़ से रिजेंबल करते हैं, उस चीज़ से मिलते जुलते हैं। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो नॉन जस्टिसेबल है और नॉन फोर्सेबल है। क्यों? मैंने अभी कल वाले वीडियोज़ में ये पूरी तरीके से आपको समझाया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर किसी भी जगह पर वायलेट हो जाते हैं तो हम इनके खिलाफ, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर वायलेट होते हैं तो हम इनके लिए कोई भी केस नहीं कर सकते हैं, अदालत में कोई भी रिजू नहीं कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और हम अगर ये किसी भी जगह मतलब एक तो वायलेट होते हैं, एक अगर किसी भी जगह 2-3 छूट जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कोई भी मतलब एक्शन नहीं लिया जा सकता है। कि आप इनको अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जांपल ले लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट जानबूझ के भी अगर कोई भी मतलब पॉलिसीज को छोड़ रही है तो उनके लिए भी हम मतलब पूरी तरीके से मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब रीज़न इसके पीछे क्या है? देखो, रीज़न मैं बता दूंगा। अब कल मैंने बताया था कल वाले वीडियो में कि फ्री एजुकेशन है, इसमें एक प्रिंसिपल है, मतलब एक आर्टिकल के अंडर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है हमें। अब मान लो किसी स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, अगर वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने बैठेगी तो खाने के मतलब बांधे पड़ेंगे और स्टेट बहुत ही ज़्यादा पीछे चली जाएगी। तो सो फॉर दैट रीज़न अगर एजुकेशन वहाँ पर ना भी हो बट भूख मिट जाए लोगों की, ये उन कंडीशंस में है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी फूड को दी जाती है एज कम्पेयर टू द एजुकेशन। सो फॉर दैट रीज़न उस वक्त हम उस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं। तो हमें बार बार इनको डिनाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट इनको हम कई कई सूरतों में डिनाई करते हैं और मोस्टली ये डिनाई किए जाते हैं। अब अगर आर्टिकल 36 की बात करेंगे, ये डेफिनेशन ऑफ द स्टेट बताता है हमें। आर्टिकल 37 की बात करेंगे, दीज प्रिंसिपल्स आर फाउंडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड इट शुड बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स। मतलब आर्टिकल 37 क्या कहता है हमें? अगर आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट कहता है कि स्टेट किस तरीके से है, स्टेट किसको कहते हैं, आर्टिकल 37 बोलता है हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो एज अगर गवर्नमेंट को, जो हमारी मतलब उस वक्त की गवर्नमेंट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज ए ड्यूटी निभानी है। ठीक है, एज ए ड्यूटी कंसिडर करनी है और उनको पूरी तरीके से स्टेट पे लागू करना है। ठीक है, ये कौन कहता है? आर्टिकल 37। आइए, बेसिक आइडिया तो आपको मिल चुका होगा कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज किसको कहते हैं, कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इस पर क्वेश्चन बन सकता है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब अगर टाइप्स की बात करेंगे, इससे पहले ज़रूरी चीज़ मैं ये बात बताऊंगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे कोई भी टाइप्स नहीं लिखे गए हैं, बट बाद में हमने इनको खुद ही बनाए हैं टाइप्स कि इस तरीके से इनको क्लासीफाई किया जा सकता है ताकि हमारी स्टडी इन पर ईजी हो जाए। ये स्टडी पर्पज़ के लिए ये चीज़ें हैं, बाकी ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके से ये चीज़ें नहीं दी गई है। तो हमने ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है सोशलिस्ट, दूसरा है गांधीयन और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। इन तीनों चीज़ों को एक एक करके पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो सोशलिस्ट है इसमें क्या आता है? सोशल आइडियाज़ इसमें प्रमोट किए गए हैं और इसमें वो आर्टिकल्स आते हैं जो सोशल आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं। इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं उन सभी को जानने की कोशिश करते हैं और आपको क्या करना है, सोशलिस्ट में आर्टिकल्स को याद करना है और आर्टिकल्स की मेन फंक्शनैलिटी को याद करना है। सबसे पहले आर्टिकल 38 पे नजर डालते हैं। आर्टिकल 36 से मैंने बोला था कि स्टार्ट होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। 36 क्या करता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट प्रोवाइड करता है और 37 क्या करता है, जो मैंने अभी बताया, वो ड्यूटी प्रोवाइड कर देती है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू कर सके। ठीक है, तो ये 36 और 37 हमने पूरी तरीके से स्टडी
स्टडी कर लिए। अब 38 से हम स्टडी करने जा रहे हैं। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर। ठीक है, वेलफेयर किनका? लोगों का बढ़ाना है। तो उसके अलावा सोशल ऑर्डर इन्होंने किसके लिए? जस्टिस। जस्टिस किस चीज़ की जस्टिस मिलनी चाहिए? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस हमें मिलना चाहिए। मिनिमाइज इनइक्वालिटी, हमें इनइक्वालिटी मिनिमाइज करनी है पूरी तरीके से। किसमें? इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज़ में और अपॉर्चुनिटीज़ में। हमें पूरी तरीके से हर किसी को बराबरी देनी है। ये कौन बताता है हमें? आर्टिकल 38। अब मूव करते हैं आर्टिकल 39 पे। आर्टिकल 39 को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 39 इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए। बट इसे पहले पूरी तरीके से आर्टिकल 39 को समझने की कोशिश करेंगे। राइट टू अडॉप्ट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। आर्टिकल 39 का कहना है राइट टू अडॉप्ट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास मटेरियल रिसोर्सेज आते हैं, जैसे कि हमारा मतलब कोई भी चीज़ आता है सरकार की तरफ से, कोई भी रिसोर्स आता है, चाहे वो राशन कार्डों पे चावल ही क्यों ना, गुंदम ही क्यों ना हो, चना ही क्यों ना हो, वो सब चीज़ें मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ कंक्रीशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो ये प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इट मीन्स दैट कि हमें ये चीज़ भी रोकना है कि कोई ज़्यादा वेल्थ कलेक्ट ना कर सके और उसको कंसंट्रेट ना कर सके। जो मतलब इकॉनमी, लिक्विड इकॉनमी से वो फिक्सड इकॉनमी ना बने। उससे क्या होगा कि स्टेट की जो कंडीशन होगी वो दिन ब दिन बदतर होती जाएगी। और आर्टिकल 39 के अंडर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी कंसिडर किया जाता है। हम पढ़ रहे हैं कैटेगरी ऑफ सोशलिस्ट के अंडर। सोशलिस्ट के अंडर आता है आर्टिकल 39A। 39 तक हमने पढ़ा था। 39A इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड मतलब हर किसी के लिए इक्वल जस्टिस दिया जाएगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बुरा हो, काला हो, सफ़ेद हो, इक्वल जस्टिस दिया जाएगा। और फ्री लीगल एड मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति वकील को, कोर्ट को हायर नहीं कर सकता है, पूरी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसके लिए सरकारी वकील, सरकारी कोर्ट फ्री ऑफ एनी कास्ट सारी खदमातें पेश किए जाएंगे। आर्टिकल उसके बाद आता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है? टू सिक्योर द राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। अगर किसी भी बंदे के पास अगर कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, या अगर वो बूढ़ा हो जाता है, या अगर वो बीमार हो जाता है, या बाय द वे खुदा ना खास्ता उसको कोई भी डिसेबिलिटी होती है, उस वक्त उसको काम से नहीं निकालना चाहिए था, मतलब नहीं निकाला जा सकता है। उस वक्त उसको एजुकेशन से दूर नहीं रखा जा सकता है और जो उसकी पब्लिक असिस्टेंस है उनसे भी उसको दूर नहीं रखा जा सकता है। ये चीज़ें हमें कौन बताता है? ये हमें आर्टिकल 41 सिक्योर करके देता है। अब मूव करते हैं आर्टिकल 42 की ओर। हम पढ़ रहे हैं सोशलिस्ट कैटेगरी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर। आर्टिकल 42 क्या कहता है? टू मेक द प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 42 बोलता है कि हमें जो भी काम करने वाले मजदूर होते हैं उनकी कंडीशंस को अच्छा ह्यूमेन बनाना चाहिए और इसके अलावा मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करना चाहिए जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं। अब अगर आर्टिकल 43 पे नजर मारते हैं, आर्टिकल 43 क्या कहते हैं? टू सिक्योर द लिविंग वेज एट डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑल वर्कर्स। मतलब पूरी तरीके से मजदूरों की हालत को सुधारने के लिए, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए आर्टिकल 43 रखा गया है। आर्टिकल 43A टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये पूरी तरीके से आता है कौन सा आर्टिकल? ये कहता है कि वर्कर्स मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में हिस्सा लेने चाहिए। आर्टिकल 43A बताता है। ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन सोशलिस्ट कैटेगरी के बारे में। मैंने सारे आर्टिकल्स आपको बताए। इसमें आते हैं, जल्दी से रिवीजन करते हैं। 38 आता है, इसमें 39 आता है, इसके अलावा इसमें 39A, इसके अलावा इसमें 39A, 41 और 42, 43 और 43A, 42, 43 और 43A आते हैं किसमें? सेक्युलर में। तो आई होप कि यू विल रिमेंबर दिस बाय समहाउ। एक बार देखो, आपको अभी मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। एक बार जब आप ये पढ़ोगे उसके बाद ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में करेंगे हम गांधीयन।